की सास की कद्र। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी सास की कद्र। कमरे से आनंद जी की गंभीर आवाज़ गूंजती है। आशा, तुमने मेरी शर्ट पर प्रेस नहीं की और ऑफिस की फाइल कहाँ रख दी? अभी सुबह ही तो टेबल पे रखी थी। पता नहीं साफ सफाई के चक्कर में मेरी फाइलें यहाँ की वहाँ कर देती हूँ। अब जल्दी से कमरे में आकर मेरी फाइल ढूंढ दो। तो आशा जी, जो कि सुबह सुबह रसोई में नाश्ता और खाना दोनों ही बना रही थी, हड़बड़ा कर कमरे में आती है और बेड पे रखी हुई फाइलें उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहती, यही बेड पे फाइल रखी थी, लेकिन आपने देखा ही नहीं। तो बड़े रौब के साथ आनंद जी कहते हैं, मैंने सुबह फाइल टेबल पे रखी थी, तुम इधर उधर कर दो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हें उठाकर देनी पड़ेगी। और मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? आशा जी कहती, जी आपका नाश्ता तैयार हो गया है। आपने कल ही बताया था कि आलू के पराठे खाने हैं। मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे सेक दिए हैं और आपके ऑफिस के लिए भी पैक कर दिए हैं। ठीक है, तुम मेरे पराठे डाइनिंग टेबल में रखो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। आशा जी वापस से रसोई में आकर आनंद जी और अपनी बेटी के लिए टिफिन पैक करने लगती है। थोड़ी ही देर में आनंद जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जैसे ही बैठे तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आशा जी को फिर से आवाज़ लगाई, आशा यह क्या है? आलू के पराठे के साथ तुमने दही तो दिया ही नहीं। सुबह के कामों में इतनी हड़बड़ा जाती है कि आशा जी को याद ही नहीं रहा कि उनके पति आलू के पराठे के साथ दही खाना पसंद करते हैं। गैस पर चढ़े हुए तावे को नीचे उतार कर रख देती है, फिर इससे दही निकाल कर आनंद जी को दिखाती है। आनंद जी फिर से चिल्लाकर कहते, आशा कोई भी काम तुम ढंग से नहीं करती हो। दही को देकर गई हो तो इसमें धनिया मिर्ची और नमक कौन डालेगा? 40 साल से ऊपर हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते रहते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना कमी के तुमने मुझे खाना परोसा हो। कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो। जी अभी लाती हूँ। इतना कहकर आशा जी धनिया मिर्ची काटने लगी। तभी कमरे से बहू बेटी भी निकल कर आए। आशा जी के बहू बेटी दोनों ही नौकरी पेशा हैं। मीरा आशा जी के पास रसोई में आई तो कहती है, माँ जी लाओ धनिया मिर्ची मैं काट देती हूँ और टिफिन भी पैक कर लेती हूँ। आशा जी कहती है, ठीक है बेटा, तू जल्दी से अपना और दोनों लोगों का टिफिन लगा ले। आज पता नहीं कैसे लेट हो गई, जिसकी वजह से सारा काम लेट हो गया। और तुम्हें तो पता है, अगर जरा से भी काम लेट होता है तो तुम्हारे ससुर जी कितना गुस्सा करते हैं। मीरा को अपने ससुर जी का व्यवहार पसंद नहीं आता है। वो ससुर माँ को एक मशीन की तरह पूरे दिन काम में लगाए रखते हैं, अपना एक काम भी नहीं करते, सामने रखी चीज़ भी उठाकर नहीं लेते हैं। मुझे इस घर में आए हुए साल से ऊपर हो के मैंने ससुर जी को अभी तक अपने हाथ से एक गिलास पानी में भरकर पीते हुए नहीं देखा है, जबकि सासू माँ भी उम्र हो गई है। घुटनों के दर्द की वजह से ठीक से न तो चला जाता है न ही खड़ा हुआ जाता है। मेरा रसोई में अपनी सास से कहती, माँ जी मैंने कितनी बार एक हेल्पर रखने के लिए कहा है, लेकिन पापा जी रसोई में हेल्पर को घुसने ही नहीं देते। मेरी नौकरी है, जिसकी वजह से सुबह के समय में आपकी कोई हेल्प नहीं करा पाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तू नौकरी करती है, लेकिन शाम के समय का सारा काम तो तू ही करती है। हाँ, एक समय का सारा काम मुझ पे पड़ जाता है, लेकिन शाम का कोई भी काम तू मुझे करने नहीं देती है। लेकिन माँ जी, सुबह का काम भी आप ही के उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अब कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए हेल्पर ढूंढ कर रहूँगी। पापा जी कितनी भी मना करें फिर भी मैं रखूँगी। कम से कम आपकी हेल्प तो हो जाएगी। बहू की बात सुनकर आशा जी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि सच में उनसे इतना सारा काम नहीं बनता है और एक हेल्पर तो वो खुद भी रखना चाहती है, लेकिन पति आनंद जी की वजह से और घर में किसी भी काम वाले को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आनंद जी नहीं चाहते कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके घर में रसोई में आकर घुसे। तभी आशा जी की बेटी विकास की आवाज़ आती है, मीरा मेरे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मीरा रसोई से ही दो टुक जवाब देते हुए कहती है, दूध में कॉर्नफ्लेक्स आप ही डाल लीजिए, मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। बहू के दो टुक जवाब सुनकर आशा जी बहू का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि आज तक उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आनंद जी को उनके काम को मना करने की। आनंद जी ने चाहे आधी रात को कुछ बनाने को कहा तो आशा जी ने वह काम किया है। बहू ने मना करने से आशा जी थोड़ा सा सहम गई, कहीं ऐसा न हो कि बेटा बहू पर चिल्लाने लगे, क्योंकि आनंद जी ने हमेशा यही तो किया है। आशा जी के साथ जरा सा लेट काम होता तो वो आशा जी पर चिल्ला पड़ते थे। वे बहू से कहती, मीरा साहब बेटे से दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल दे।
ऐसे काम के लिए मना नहीं करते। माँ जी, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो पास में रखी कटोरी में कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं डाल सके। डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रखा हुआ है, वे खुद भी दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल सकता है कि इतनी भी काम करना नहीं आता है। और फिर मेरे लिए 10 काम होते हैं, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, उसके बावजूद भी घर के सारे काम करती हूँ। तभी आनंद जी की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, टिफिन पैक हो गया हो तो देकर जाओ। आशा जी जल्दी से टिफिन दे आती है। आनंद जी टिफिन को लेकर कचहरी की ओर निकल जाते हैं। मीरा अपने और विकास का टिफिन पैक करके बाहर आती है और विकास से कहती है, विकास आज तुम एक्टिवा से ऑफिस चले जाओ, मैं कार से चली जाती हूँ क्योंकि आज मुझे लौटते समय अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना है। पड़ोसन की रचना और रानी भी मेरे साथ ही जाएगी। यह बात सुनकर विकास भड़क जाता है, मैं क्यों एक्टिवा से चला जाऊँ, एक्टिवा से ऑफिस तुम जाओ, और अगर तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ ले जाना है तो कैब करके चली जाना, मैं इतनी धूप में एक्टिवा से नहीं जाऊँगा। और फिर ऑफिस में इतना रुतबा है, कार से जाता हूँ, एक्टिवा से नहीं जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे। मीरा कहती, यह बात तो आपको कार खरीदते समय सोचनी चाहिए थी। कार खरीदते में जो EMI जाती है वो आधी आधी जाती है, उस कार के EMI मेरे आधे पैसे जाते हैं, और वैसे भी पूरे महीने कार आप ही तो ले जाते हैं। सिर्फ महीने में एक दिन ही ये बात होती है जब मैं आपसे कार ले लेती हूँ। लेकिन विकास इतनी आसानी से अपनी पत्नी को कार दे देता, उसके अहम को ठेस तो लग जाती है कि पत्नी कार से जा रही है और मैं एक्टिवा से ऑफिस जाऊंगा, पत्नी कार से ऑफिस जाए और मैं एक्टिवा से जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मीरा ने EMI के आधे आधे पैसों की बात छेड़ दी तो विकास चिढ़ गया। मीरा की किसी भी बात को जवाब दिए बिना ही टिफिन उठाकर कार की चाबी लेकर ऑफिस निकल गया। यह बात मीरा को बहुत खराब लगी कि घर में एक ससुर जी है जो ससुर माँ पर रोब जमाते रहती है, और फिर एक विकास है जिसे मैं कुछ भी कहती हूँ उसके अहम को ठेस लग जाती है। मुझे कमतर और हमेशा खुद को मर्द साबित करने में तुला रहता है। विकास के व्यवहार से मीरा बहुत दुखी है। वो बिना नाश्ते किए ही टिफिन उठाकर ऑफिस के लिए जाने लगती है तो आशा जी बहू का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा भूखे पेट घर से नहीं निकलते, कुछ तो खाकर जा, चल तेरे लिए भी दूध और कॉर्नफ्लेक्स बनाकर रखी है, नहीं तो मेरे हाथ का गर्म गर्म आलू का पराठा खा ले। नहीं माँ जी, मेरे पास समय नहीं है, नाश्ता करूँगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगी। अरे बेटा रुक जा जल्दी से। आशा जी टिश्यू पेपर पे एक पराठा रोल करके बहू को हाथ में पकड़ा देती है, ले बेटा खा ले, खड़े खड़े खा ले, और अपने घुटनों को पकड़कर पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। मीरा से अपनी सासू माँ के घुटनों का दर्द छुपा नहीं था, उनके घुटनों में हमेशा दर्द हो रहता है। सासू माँ के चेहरे से समझ आ रहा था कि आज उनके पैरों में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। मीरा कहते, क्या हुआ माँ जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ बेटा, 2 दिन से पता नहीं क्यों घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, और आज तो खड़े होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। सुनकर मीरा को अपनी सासू माँ पर बड़ी दया आती है। गले लगाकर कहती, माँ जी आप भी नाश्ता करके आराम कर लेना, मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूँगी जिससे घर के काम करने के बाद मैं किटी पार्टी में जा सकूँ। वैसे भी आज की किटी पार्टी मेरे प्लान की है और मेरी ही निकलनी है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर मीरा फटाफट से स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए चली गई। पीछे से आशा जी पूरी डाइनिंग टेबल को साफ करती है। हालांकि मीरा उन्हें मना करके गई थी, लेकिन आशा जी के मन में एक ही बात खाई जाती कि अगर घर में सारा काम फैला हुआ छोड़कर आराम करेगी, इस बीच कोई घर में आ गया तो क्या सोचेंगे कि मेरा घर में कितना फैला रहता है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। दर्द होते हुए भी आशा जी धीरे धीरे घर के और रसोई के काम समेटने लगते हैं। यह सब करते करते आशा जी को दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब जाकर वो काम समेट पाती है। फिर अपने कमरे में जाकर 1 घंटे आराम कर पाती है कि आनंद जी ऑफिस से आज जल्दी आ गए। थोड़ी देर बाद बहू भी आ गई, दोनों आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। तब आशा जी कहती, क्या हुआ आज आप दोनों जल्दी आ गए। मीरा कहती है, माँ जी मैं तो आपसे कहकर गई थी कि ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगी घर के काम समेटने के लिए, उसके बाद मुझे किटी पार्टी भी जाना है, इसलिए मैंने आज हाफ डे ले लिया है। सुबह आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन माँ जी आपने तो घर के सारे काम समेट लिए, मैंने मना किया था फिर भी कर लिया। माँ जी आज पिताजी इतनी जल्दी कचहरी से कैसे आ गए। हाँ बेटा वही तो मैं सोच रही हूँ। तभी आनंद जी कहते, आज मेरे दोस्त साहब को खाने पिला रहे हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, चारों लोग अयोध्या में घूमने आए थे और हमारा घर
तो रास्ते में ही पड़ता है। जब हमारे पास फ़ोन आया था तो हमने चारों को घर में बुला लिया। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उन सबके लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना, उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आशा, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाओ। ससुर जी का फरमान सुनकर मीरा सर पर पकड़ कर बैठ जाती है। उसे ससुर जी पे बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसे रहा नहीं जाता है और वह कहती है, यह क्या बात है पिताजी, अगर आपके दोस्त आ रहे तो यह बात आपको पहले से बतानी चाहिए थी। माँ जी की तबीयत पहले से इतनी खराब है, उनके घुटनों में दर्द होता है। आज मेरी किट्टी पार्टी भी है। माँ जी अकेले इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएगी। किट्टी पार्टी, मुझे तो पता नहीं था तुम्हारी किट्टी पार्टी के बारे में। और फिर मेरे मित्र का फ़ोन ऑफिस जाने के बाद आया था और ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर बार तुम लोगों को बताऊं। इतना बता दिया कि मेरे मित्र आ रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करो, यही बहुत है। आशा जी अपनी पति की किसी बात को टाल नहीं पाती थी। उन्होंने जो कहा दिया उन्हें करना ही होता था, भले उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो। इससे आनंद जी को कोई लेना देना नहीं था। वो चार लोगों के बीच में उनका रुतबा बना रहना चाहिए, भले इसके लिए पत्नी कोलू की बैल की तरह लगी रहे। न तो कभी आनंद जी ने आशा जी की उम्र का लिहाज किया और न ही कभी उनकी जज्बातों की सीधी साधी। आशा जी ने भी कभी आनंद जी को पलट कर जवाब नहीं दिया, उनके किसी काम को अनदेखा नहीं किया और आनंद जी की यह आदत बन गई हर काम अपनी पत्नी से करवाना। मीरा भी क्या करती, जिंदगी के इतने सारे साल उसकी सास ने अपने पति की सेवा करते करते उनके हुक्म मानते मानते निकाल दी और आज जब उनके पति हुक्म देते तो वो मना नहीं कर पाती है। हिम्मत ही नहीं है मना करने की। मीरा थोड़ा बहुत उसकी तरफदारी करती भी है तो ससुर जी अपना रोब झाड़ कर मीरा का मुंह बंद कर देते हैं। अगर कभी आशा जी मीरा का साथ दे तो मीरा कुछ भी कर पाए। घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी आशा जी के कहे अनुसार आशा जी रसोई में ढेर सारा खाना बनाने लगती है। सासू माँ को इतने सारे लोगों को खाना बनाते हुए देख कर मीरा अपनी सहेलियों को फ़ोन करके किट्टी पार्टी से लिए मना कर देती है। कहती है घर में कुछ काम आ गया है, इसलिए आज की टी कैंसिल करते हैं, किसी और दिन कर लेंगे। दोनों सास बहुएं मिलकर सबके लिए खाना बनाते हैं। खाना बनाते बनाते रात के 8 बज गए। तब तक आशा जी के सभी मित्र भी आ गए। मीरा सबके लिए खाना परोसती डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए आनंद जी, उनके दोस्त और बेटा विकास खाना खा रहे थे। बीच में विकास भी मीरा को ऑर्डर देते हुए कहता है कि कभी पानी दे जाओ तो कभी नमक दे जाओ तो कभी अचार दे जाओ। इस बात से मीरा बड़े ही झुंझला रही थी। इतने मन में खाना बनाने के बाद भी आनंद जी ने खाने में नुक्स निकाल दिए। बिरयानी में मसाले कम हैं और मीठे में तो कुछ बनाया ही नहीं। आशा जी, मीठे में बेसन का हलवा बना लाओ। आशा जी गैस पे कढ़ाई रखकर बेसन का हलवा बनाने जा रही थी कि मीरा उनका हाथ पकड़ लेती और कहती है, रहने दीजिए माँ जी, मैंने मीठे में गुलाब जामुन ऑर्डर कर दिए हैं, 2 मिनट में आते ही होंगे। तभी डोरबेल बजती है। मीरा कहती है, देखो माँ जी आ भी गए, अब आपको हलवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीरा सभी को प्लेट में गुलाब जामुन निकाल कर दे जाती है। गुलाब जामुन को देखकर आनंद जी आंखें तैरते हुए कहते, यह क्या है मीरा, मैंने तो बेसन का हलवा बनाने के लिए कहा था और तुमने बाजार से गुलाब जामुन लाकर रख दिए। तुम्हें पता है मैं बाजार की चीज़ नहीं खाता। आशा से कहो जल्दी से बेसन का हलवा बनाए। अब तो मीरा से ससुर जी की बातें बर्दाश्त से बाहर थी। गुस्से में कहती है, पिताजी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पूरे दिन से काम में लगी है, अपनी मीठा खाने के लिए कहा था। अब मीठा चाहे घर का बना हो या बाहर का, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मीठा तो मीठा होता है। आप हलवे की जगह गुलाब जामुन खा लीजिए। बहू के जवाब को सुनकर आनंद जी आँख बबूला हो गए। आज तक उनकी पत्नी ने भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, या फिर यह कहिए किसी औरत ने आज तक उन्हें पलटकर ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं दिया। और बहू ने आज जब उनके सभी मित्र के सामने पलटकर जवाब दिया तो आनंद जी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। आनंद जी के गुस्से को देखकर आशा जी सर से पैर तक कांप जाती और कहती, बहू तुमने ये क्या कर दिया, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। तुमने अपने ससुर जी के मित्रों के सामने उनके काम को मना कर दिया, वे बहुत गुस्सा करेंगे। आशा जी को शांत करते हुए मीरा कहती है, ठीक है माँ जी, पिताजी जो कहेंगे देख लेंगे, पर इस तरह से उनकी मनमानी नहीं होने देंगे। सारे काम करो फिर भी कमियां निकालते हैं। किसी के दुख दर्द को उन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना रुतबा 4 लोग वो दिखाना है।
दोनों सास बहुएं रसोई में ही सारी बातें कर रही थी। इधर डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे आनंद जी के मित्र कहते, अरे आनंद, कोई बात नहीं, हम गुलाब जामुन खाकर मुंह मीठा कर लेंगे। गुलाब जामुन भी मीठा ही होता है, कड़वा नहीं होता। माहौल को हल्का बनाने की उनके मित्र कोशिश करते हैं। तब तक रसोई से मीरा विकास पर आकर चिल्लाता है, यह क्या तरीका है मीरा, सबके सामने तुमने पिताजी से इस तरह से बात की, तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों से बात करने का तरीका नहीं आता है? मीरा पलटकर विकास को जवाब देते हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहो विकास, तुमने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी, तुम्हें अपनी माँ का दुख दर्द दिखाई नहीं देता है। मर्द होने के कारण तुम भी उनके आंसू भी ना पोंछ सके। तुम्हें पता भी है कि आज माँ के घुटनों में कितना दर्द हो रहा है। जैसे तुम्हारे पिताजी हैं वैसे तुम हो विकास। मुझे माँ समझने की कोशिश मत करना। तुम्हारी माँ की तरफ पूरी ज़िंदगी रसोई में काम करके और साड़ी के पल्लों में आंसू पोंछ कर नहीं रहूँगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को उनका बेटा कहते हुए, जो अपनी माँ के आंसू को ना देख सके। इतना कहकर मीरा आशा जी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गई। तभी आनंद जी पीने के लिए पानी मांगते हैं तो मीरा कमरे से विकास को आवाज़ देते हुए कहती, विकास जरा अपने पिताजी को पानी दे दो। विकास सबके सामने पानी तो दे देता है, लेकिन फिर से तनतनाते हुए कमरे में आता और कहता है, शर्म नहीं आती अपने पति को काम बताते हुए? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे कोई काम बताया तो अपने ससुर और पति के तभी इस विचारों की वजह से मीरा पूरी तरह से दंग आ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो उनके ढकी अनुसूची विचार को बदल के रहेगी या फिर इस घर में हमेशा हमेशा के लिए अपनी सास को लेकर चली जाएगी। रहे या दोनों बाप बेटे अपने अहम को लेकर फिर देखते हैं कैसे काम करते हैं। घंटे भर तक सासू माँ को समझाती ही रहती हैं। अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करते जाना। अगर आप बोल नहीं सकती तो कम से कम चुप ही रहना, कुछ कहना मत। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। मीरा अपने ससुर और अपने पति को बदलने के लिए कमर कस लेती है। मीरा अपनी एक सहेली को फ़ोन करती और मेड के बारे में बात करती है कि उसे मेड की ज़रूरत है और भगवान की कृपा से उसे मेड मिल गई। मीरा ने अगले दिन आने के लिए ही बोल दिया। इधर सभी मित्रों के जाने के बाद आनंद जी गुस्से से लाल थे। वे ना तो आशा जी से बात कर रहे थे और ना ही बहू से, चुपचाप जाकर कमरे में सो गए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे डोरबेल बजी और उस समय आनंद जी आंगन में बैठकर योगा कर रहे थे। दरवाज़ा नहीं वही खोलते हैं तो सामने रिया खड़ी हुई थी। वह कहती, साहब जी मुझे मीरा मैम ने बुलाया है काम के लिए। सुनकर आनंद जी कहते, मैंने तुम्हें पहले मना किया था, इस घर में कोई काम करने नहीं आएगा, फिर तुमने इसको क्यों बुलाया? मीरा कमरे से बाहर आती है, कहती, पिताजी मैं ऑफिस चली जाती हूँ, पीछे से माँ जी को इतने सारे काम करने पड़ते हैं, उन्हीं की हेल्प के लिए मैंने इसको बुलाया है। अब यह रसोई में बर्तन भी धुलेगी, घर की साफ़ सफाई भी करेगी और माँ जी की रसोई में आटा लगाने में, सब्जी काटने में सहायता भी करेगी। रिया का हाथ पकड़ के मीरा उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, तुम आराम से काम करो, इसके जितने भी पैसे होंगे मैं पैसे पे करूँगी, आपको पैसे देने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज बहू के बदले हुए तेवर देखकर आनंद जी को लग रहा था कि अगर वो आगे कुछ कहे तो बहू उनका भी जवाब दे देगी। अच्छा है कि चुप ही रहे, क्योंकि बहू अब सुनने की नहीं सुनाने के मूड में लग रही है। आशा जी रोज़ की तरह रसोई में काम कर रही है, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए आज कोई है तो उन्हें बहुत ही सहूलियत महसूस हो रही थी। आज तो उसने विकास से कार की चाबी के बारे में पूछा भी नहीं, तो विकास कहता है, तुम कार लेकर नहीं जाओगे, तुम एक्टिवा से जाती हो, उसी से जाओ। तब आग से मेरा जवाब देते हुए कहती, विकास मैंने डिसाइड किया है कि जब हम दोनों कार की EMI आधी आधी भरते हैं तो महीने में 15 दिन का तुम चलाओगे और 15 दिन कार मैं चलाऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं EMI देना बंद कर देंगे। वैसे तो मुझे कार से जाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन तुमने उस दिन एक दिन के लिए भी मुझे कार देने से मना कर दिया था। ज़रूरी काम होने पर भी तुम मुझे कार नहीं देते हो, इसलिए मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। विकास आगे कुछ कहता, उससे पहले ही मीरा कार को लेकर ऑफिस चली जाती है। विकास उसका मुंह ताकता रह जाता है। शाम को ऑफिस के आने के बाद मीरा आशा जी से कहती है, माँ जी आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है? अभी घर से बाहर नहीं निकलती हो, हमारा घर का
पास वाला मंदिर है, कभी कभार उधर चली जाया करो, आपको अच्छा लगेगा। कितने दिन हो गए हैं घर में बाहर नहीं निकलती हो। फिर मीरा आशा जी को आईने के सामने खड़ा करके कहती, इतने दिनों से आपने आईना नहीं देखा, माँ जी शक्ल देखी है आपने। वैसे तो आप पिताजी से उम्र में 7 साल छोटी है, लेकिन उनसे 10 साल बड़ी लगती है। पूरी ज़िंदगी पिताजी की सेवा में निकाल दी है, लेकिन पिताजी ने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया, क्या सिवाय ऑर्डर देने के, आप पर अपना हक जताने के। कभी दुख तकलीफ में भी उन्होंने आपके सिर पे हाथ नहीं फेरा। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आप एक पैर पे खड़े होकर सेवा करने में लग जाती हैं। मैं उनकी सेवा करने को गलत नहीं कह रही, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है तो उनका भी फर्ज बनता है आपकी सेवा करना, लेकिन तब तो उनका अहम बीच में आ जाता है। मर्द होने का भी हम मर्द हैं, एक औरत की सेवा कैसे कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी बनाकर खिलाने वाली औरत का वो 2 दिन खाना बनाकर नहीं खिला सकते। सिर्फ दुकान से तो दवाई लेकर देने भर से वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, और उस पर भी यह एहसान जताने से पीछे नहीं हटते कि वो तुम्हारे लिए दवाई लेकर आए हैं, या नहीं देखते कि तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो। तुम्हारे ऊपर हक वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आज मीरा की बातों से सुनकर आशा जी को लग रहा था कि उनकी बहू सची तो कह रही है। घर में एक बहू है जो उनके लिए इतना कुछ सोचती है। इससे पहले तो उन्होंने इन सारी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, सिर्फ अपना फर्ज समझकर निभाती आई थी। मीरा कहती है, माँ जी आज आपने कपड़े बदल लिए से और मेरे साथ चलिए, आपको पार्लर लेकर चलती हूँ, थोड़ा सा फेशियल करवाऊंगी, फिर देखना आपका चेहरा कैसे चमक जाएगा। हंसते हुए मीरा कहती है तो माँ आशा जी भी खुद को आंस रोक नहीं पाती। कहती थी कि बहू मैं माँ जी हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे, जल्दी से रेडी हो जाइए। सास बहू दोनों शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हैं। तब तक ऑफिस से आनंद जी और विकास भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो मीरा, और माँ को कहाँ ले जा रही हो। विकास, माँ जी बहुत दिनों से, या फिर यह कहिए कि बहुत सालों से घर से नहीं निकली है, इसलिए शॉपिंग कराने के लिए ले जा रही हूँ। लेकिन विकास कहता, तुम लोग घर से बाहर जा रही हो तो खाना कब बनेगा, और कॉफ़ी का समय हो रहा है। तुम्हें तो पता है ऑफिस से आने के बाद मैं कॉफ़ी पीता हूँ और पिताजी भी चाय पीते हैं। आज मीरा की जगह आशा जी बोल पड़ती है। खाना कैसरोल में बना रखा है, परोस कर खा लेना, और चाय कॉफ़ी पीने का इतना शौक है तो वो कभी खुद भी बना लिया करो। इतना कहकर आशा जी बहू के साथ बाजार चली गई। आशा जी की बात सुनकर मीरा भी खुश हो गई। जब पार्लर से आशा जी वापस आई तो सच में आज उन्होंने बहुत समय बाद आईना देखा। खुद का चेहरा निखारा तो लग रहा था कि वो कितनी अच्छी लग रही है। कभी उन्होंने अपनी साधारण त्वचा ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। पूरी जिंदगी रसोई में आलू के पराठे, गोभी की सब्जी, धनिया की चटनी में ही व्यस्त रही। कभी खुद के ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। घर में होने वाले बदलाव से आशा जी खुश है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेड़ियाँ टूट रही है। बाजार से मीरा आशा जी को उनकी पसंद की बहुत सारी साड़ियाँ खरीदवाती है, चूड़ियाँ दिलवाती है, उनको पार्लर ले जाती है। दूसरे दिन जब आनंद जी ऑफिस जाती है तो इधर से ही फ़ोन करके कहते हैं कि आज उनके ऑफिस कुछ लोग घर पे पर आने वाले हैं, उनके लिए चाय पकौड़ी सैंडविच वगैरह बनाकर रखना। शाम को जब आनंद जी अपने मित्रों को घर लेकर आए तो आनंद जी को देखकर दंग रह गए। आशा जी ने बढ़िया सा कॉटन से नीले रंग का प्लाजो सूट पहना है जिसमें बहुत सुंदर लग रही है। आंखों पर काला चश्मा लगाया है। बहू ने एक पर्स दिया तो हाथ में पर्स लिए हुए हैं। दोनों सास बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आनंद जी पूछते, आशा तुम्हें क्या हो गया है, इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो, और चाय नाश्ते का क्या हुआ, अभी तक बनाया नहीं। अब तक बहू के साथ रहने की आशा जी में इतना आत्मविश्वास तो आ ही गया था कि वह अपनी पत्नी को जवाब दे सके। कहती, मैं बहू के साथ थिएटर में पिक्चर देखने जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे पे पिक्चर देखने जा रही हो, कभी देखा भी है सिनेमा हॉल, बड़ी आई पिक्चर देखने वाली, चुपचाप से चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। तो आशा जी कहती है, अगर आपने दिखाया होता तो जरूर देखती, लेकिन कभी ले ही नहीं गए। अकेले दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते रहे, कभी अपनी पत्नी को लेकर ही नहीं गए। आशा जी के मुंह से जवाब सुनकर कुछ समय के लिए आनंद जी सुन रह गए, क्योंकि साथ में उनके मित्र भी खड़े हुए थे। आनंद जी कहते हैं, तुमने यह सूट किससे पूछकर पहना है, अभी तक तो साड़ी पहनती थी,
फिर सूट क्यों पहनने लगे हो? क्यों सूट में क्या बुराई है? पूरा शरीर तो ढका हुआ है। पूरी ज़िंदगी आपके कपड़े पर प्रेस और तह लगाते लगाते निकल गई। इतनी बड़ी ज़िंदगी में कभी अपनी साड़ी पर प्रेस नहीं की, कभी प्रेस वाले कपड़े नहीं पहने, सिर्फ आपकी ही सेवा करती रही, आपको चमचमाते हुए कपड़े पहनाती रही। मेरी वजह से पूरी ज़िंदगी चमचमाते हुए कपड़े पहनते रहे हो। तभी मीरा आशा जी का हाथ पकड़ कर कहती है, अरे माँ जी चलिए, नहीं तो हमारी मूवी भी निकल जाएगी। विकास झुँझलाते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो मीरा? माँ को लेकर देख नहीं रही? पर पापा जी ने के साथ घर पे कितने लोग आए हैं, उनके चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना है। अरे तो इनका लाडला बेटा भी तो घर पर है, वो क्या करेगा? चाय नाश्ता का इंतज़ाम उनका बेटा नहीं कर सकता क्या? इतना करना भी नहीं आता? और अगर कुछ बनाना नहीं आता तो आज के समय में ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, ऑर्डर कर लीजिए, हर चीज़ घर पे अवेलेबल हो जाएगी। और माँ जी मूवी देखने जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे चाय नाश्ता बनाने का। और हाँ, आप से अपने छोटे मोटे काम करने सीख जाइए, हम आपके छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। इतना कहकर मीरा आशा जी को लेकर मूवी देखने के लिए निकल गई। पीछे से आनंद जी और उनका बेटा विकास एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। विकास फटाफट से अपने पिताजी के मित्रों के लिए ऑनलाइन स्नैक्स ऑर्डर करता है। आनंद जी के एक मित्र उनसे कहते, आनंद तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है जो तुम्हारी पत्नी की इतनी कदर करती है, वरना आजकल की बहुएं ऐसी होती है, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। मेरी पत्नी तो मुझे 10 साल पहले ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। पत्नी की बिना ज़िंदगी क्या होती है, क्या सुनापन होता है, यह मुझसे पूछो। जाने के बाद ही मुझे उसकी कदर हुई है। मेरी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत थी अब तक तो मेरे साथ ही, तब ना तो मैं उसकी खूबियों को देख पाया, ना कि उसकी कदर कर पाया। जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वो कितनी अच्छी थी। अगर घर में औरत ना हो तो घर घर नहीं, भूतिया घर हो जाता है। औरत की वजह से ही मकान की 4 दीवारें भी घर बन जाती हैं। आज मेरे घर में सारी खुशियाँ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जब घर के अंदर जाता हूँ तो वही 4 दीवारें मुझे काटने को दौड़ती है। अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। बहू बेटी नौकरी पर है, घर में अकेला रहता हूँ। जीते जी पत्नी की कदर कर लो, वरना मरने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं रह जाएगा। और सच में आशा जी और मीरा के जाने के बाद बाजार से नाश्ता मंगवाने पर भी बाप बेटे मिलकर तो लोगों की व्यवस्था नहीं संभाल पाए, जबकि आशा जी ने तो पूरी ज़िंदगी कितने कितने लोगों का खाना बनाया है। नाश्ता तो छोटा मोटा काम है। विकास तो भी आज अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आ गई थी कि सच में माँ रसोई में कितना काम करती है। दोनों बाप बेटे मुंह लटका पत्नी और बहू के आने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में पश्चाताप की ज्वाला भड़क रही थी। जैसे ही सास बहू रात को 9 बजे घर वापस आए तो देखा डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा रखा है। यह देखकर आशा जी की आंखें और मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि यह किसने बनाया है। तभी आनंद जी और विकास रसोई से निकल कर आते हैं। उनकी हालत देखकर दोनों की हंसी छूट जाती है, क्योंकि रसोई में सारा काम वही दोनों कर रहे थे। किसी के सिर पे आटा लगा हुआ था तो किसी की नाक पर, और रसोई का तो वो हाल कर दिया था कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आनंद जी कहते, आशा आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम लोग बैठो, आज हम दोनों बाप बेटे तुम्हारे लिए खाना परोसेंगे। पूरी ज़िंदगी तुमने परोसा है, आज हमारे हाथ का खाना खाओ। यह देखकर आशा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आशा जी बहू को गले लगा लेती है। आनंद जी और विकास दोनों ही आशा जी से माफ़ी मांगते और आगे से अपने व्यवहार को सुधारने का वादा भी करते हैं। आज आशा जी को अपने बेटे से ज़्यादा बहू पे फक्र हो रहा था कि भगवान मेरे जैसी बहू हर किसी को दे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।